हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, या हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्थिति सदिश के रूप में कूलाम का नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, और लास्ट में हम इस वीडियो के अंत में कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम। स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम। तो मान लेते हैं 3 डायमेंशनल एक्सिस है, त्रिविम अक्ष है हमारी एक्स वाई जेड। इस पे 2 बिंदु हैं ए और बी। इन दोनों बिंदुओं पर 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 रखे हुए हैं। ए पर रखा है Q1 और बी पर रखा है Q2। इनके जो स्थिति सदिश हैं, पोजीशन वेक्टर हैं, वो है R1 और R2। ये इनके स्थिति सदिश हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं वो R है। ए और बी पर जो आवेश रखे हैं, बिंदु आवेश, उनके बीच की दूरी R है। अब देखते हैं कि ए बी वेक्टर कितना होगा। ए बी वेक्टर क्या होगा? ये होगा, इसको हम बोलेंगे R12 वेक्टर, 1 से 2 की तरफ। इसकी दिशा है ए से बी की तरफ, तो R12, 1 से 2 की तरफ, इसलिए इसको R12 बोलते हैं। तो ये होता है, ये अगर इसको लिखना चाहे तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। इसको हम ऐसा लिखते हैं सदिश में, स्थिति सदिश। तो बी का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर और ए का स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। ये हमने माना हुआ है, इनके स्थिति सदिश R1 R2। तो ये हो गया ए बी। अब हम बात करें आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल। कितना बल लगेगा? आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो लगेगा F21। 2 पर बल 1 के कारण, आवेश 2 पर बल 1 के कारण, इसको लिखेंगे F21। तो वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसकी डायरेक्शन क्या है? इनके बीच की दूरी हमने R लिया है, तो ये हो जाएगा R²। और इसकी डायरेक्शन क्या है? 1 से, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो, क्योंकि जो ए वाला आवेश है, जो ए पर आवेश रखा है, वो इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, वो लगेगा इस दिशा में, है ना। वो इसकी जो दिशा होगी वो होगी 1 से 2 की तरफ। तो हम इसकी लिखेंगे R12। मतलब ये बता रहा है इसकी जो दिशा है वो ए से बी की ओर है, ये डायरेक्शन। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ने 12 लिखा, तो इधर भी 12 लिख लेते हैं। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको Q1 Q2 अपॉन R, किसी सदिश के वर्ग को हम उसके परिमाण के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको R कैप को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। R कैप को हम लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th में, R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मॉड R वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मॉड। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड R12 का क्यूब, और यहाँ जाएगा R12 वेक्टर। ठीक है, डिफरेंस है। जब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ R कैप है, और जब यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्या है? R12 वेक्टर है। ये तो हो गई बात किसकी? ये हो गई F21। इसका मतलब क्या है? ये 2 पर फोर्स है बाय फर्स्ट चार्ज, 2 पर बल है पहले आवेश के कारण। अब हम यहाँ R12 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ऊपर हमने निकाली हुई है, R12 की वैल्यू है R2 माइनस R1। तो ये F21 क्या हो जाएगा? F21 जो हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और R12 की वैल्यू यहाँ भी रख देते हैं। R12 की वैल्यू क्या है?
R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इधर भी जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये न्यूटन इतना बल लगेगा। ये F21 की वैल्यू है। सिमिलरली आवेश Q1 पर बल, आवेश Q1 पर बल Q2 के कारण हम निकाल सकते हैं। Q2 के कारण कितना बल लगेगा, इस Q2 कारण यहाँ बल लगेगा इस दिशा में, क्योंकि ये दोनों आवेश कैसे हैं, सेम हम मान रहे हैं, प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये लगेगा F, ये क्या है F, ये 21 है और ये F12 है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। F12 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R यहाँ पे हम लिख लेते हैं R21, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब और यहाँ आ जाएगा R21। अब इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का क्यूब और यहाँ लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर। ये न्यूटन है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोलें और इसको इक्वेशन 2 बोलें, तो y इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 F21 और F21 और F12 क्या है, अपोजिट। ये क्या है, यहाँ तक तो वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे क्या लेगा R2 माइनस R1, यहाँ R1 माइनस R2। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये F1 F2 जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 2 से हम क्या कह सकते हैं, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि कूलाम का जो नियम होता है वो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। एक क्रिया होती है तो एक प्रतिक्रिया बल होती है, मतलब दो जो बल लगते हैं वो बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं। ये हम लोगों ने कूलाम के नियम का सदिश रूप में भी पढ़ा हुआ था। सिमिलरली वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, बस हमने यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में बताया है। ठीक है, और उसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम है, इसे अच्छे समझ लीजिए। चलिए बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पर। जैसा कि हम जानते हैं कूलाम के नियम की सहायता से हम दो बिंदु आवेशों के बीच बल की गणना कर सकते हैं। पहले आवेश का दूसरे आवेश पे बल निकाल सकते हैं और दूसरे आवेश का पहले आवेश पे बल की गणना की जा सकती है। लेकिन यदि किसी निकाय पर एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित हैं, तब अन्य आवेश के कारण किसी एक आवेश पर जो कुल बल होगा वो कितना होगा, वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी निकाय पर एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, तब कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और उन आवेश का किसी एक आवेश पर बल निकालना, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग अलग सभी अन्य आवेश कारण किसी एक आवेश पे बल की गणना करेंगे और सबको सदिश योग कर देंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं n आवेशों के एक निकाय में Q1 Q2 Q3 और इसी तरह Qn आवेश उपस्थित हैं, बिंदु आवेश हैं। तो यदि हमें Q1 पे बल निकालना है, यदि Q1 पर अन्य आवेशों Q2 Q3 Q4 Qn के द्वारा आरोपित जो बल है, आरोपित बल क्रमशः F12 F13 F14 F1n है, तो Q1 पर कुल बल कितना हो जाएगा, F1 लिख सकते हैं हम। F1 कितना होगा, F1 वेक्टर जो होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर डैश Fn वेक्टर। ये थोड़ा कठिन लग रहा है, चलिए तीन आवेश लेके हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक आवेश Q1 है, यहाँ पे आवेश Q2 है, यहाँ पे आवेश Q3 है और यहाँ पे आवेश मान लेते हैं Q4 है। ये चार आवेश है। अब इन बाकी तीन आवेश कारण हमें Q1 पे बल निकालना है। तो
Q2 कहाँ बल लगाएगा, Q2 पे बल लगेगा, Q2 कारण Q1 पे बल इधर लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि ये दोनों आवेश एक जैसे हैं, प्रतिकर्षण बल। Q3 Q1 पे कहाँ बल लगाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये भी दोनों समान आवेश हैं तो इनमें भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, ये भी इस दिशा में लगेगा। इसी तरह Q4 Q1 पे कहाँ बल लगाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर बल लगेगा। तो Q1 पर Q2 के कारण बल, इसको बोलेंगे F12 F12। Q3 कारण Q1 पे बल F13। इस तरह Q4 कारण Q1 पे बल F14। अगर नेट बल निकालना है Q1 पर नेट बल कितना आएगा, F जो 1 आएगा नेट, या F नेट जो होगा वो होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F कितना आएगा, F14 वेक्टर। इन सब का वेक्टर सम कर देंगे तो हमें इस पॉइंट चार्ज Q1 पे नेट फोर्स मिल जाएगा, सबका सदिश योग विद डायरेक्शन। ये वेक्टर में तो डायरेक्शन आ ही जाती है, तो वेक्टर सम करते हैं, इसलिए इसे सदिश योग कहते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अध्यारोपण के सिद्धांत में हम बलों का सदिश योग करते हैं, तो सदिश योग से संबंधित हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए जो हमने 11th में पढ़ी हुई हैं, उनको एक बार रिकॉल करते हैं। चलिए देखते हैं, अगर F1 और F2 दो वेक्टर है, या हम बोल सकते हैं दो बल हैं, उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनका रिजल्टेंट हमें पता होना चाहिए। इसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं सदिश योग के चतुर्भुज नियम से या त्रिभुज नियम से। मान लेते हैं इनका जो परिणामी वो F नेट है, तो F नेट की और F नेट F2 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो F नेट कितना लिखा जाएगा, ये हम लोगों ने 11th में सीखा हुआ है। तो F नेट हम लिख सकते हैं अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये F नेट की बात हो गई। अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan अल्फा, डायरेक्शन चाहिए तो tan अल्फा जो वैल्यू होगी वो होगी F1 साइन थीटा अपॉन F2 प्लस F1 कॉस थीटा। ये दो फार्मूले हैं, हमें याद रखने हैं, इसकी सहायता से हम नेट निकाल सकते हैं। अब इसमें स्पेशल केसेस होते हैं जो हमें बहुत काम आते हैं ड्यूरिंग द सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं उस समय बहुत काम आते हैं, तो हमें पॉइंट याद रखना। पहला, इफ यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है, F1 और F2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर हम यहाँ पे रख देंगे, ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू, इक्वेशन 1 और 2 में ये वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला। तो यहाँ से जो निकल आएगा F नेट, वो F नेट होगा हमारे लिए वो F1 प्लस F2 वेक्टर, ये आएगा। यहाँ पे वेक्टर लगा लीजिए क्योंकि फोर्स है तो वेक्टर आएगा इधर, ठीक है। तो F नेट आएगा जो हमारा वो F1 प्लस F2, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है दोनों बलों की। सेकेंड केस, अगर यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ साइन 0 0 हो जाएगा तो 0, मतलब जो परिणामी होगा, अगर F1 इस दिशा में है F2 भी इस दिशा में है, F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो नेट होगा परिणामी भी वो कहाँ होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा, F नेट। ये तो होगी फर्स्ट केस की बात। अब बात करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री है तो क्या मिलेगा, F नेट कितना आएगा, F नेट वेक्टर जो आएगा, यहाँ cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 वेक्टर का स्क्वायर, ये आएगा। और यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये tan अल्फा मिलेगा, साइन 91 हो जाएगा तो F1 अपॉन और cos 90 0, तो F1 वेक्टर अपॉन F2 वेक्टर, ये मिल जाएगी डायरेक्शन। थर्ड केस की बात करें अगर हम, यदि F1 बराबर F2 ले लें, मान लेते हैं F, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगी, F नेट
एफ नेट मिलेगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ कॉस थीटा। तो क्या मिलेगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से 2f स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है तो 2f स्क्वायर ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जाएगा 4 से यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ बाहर आ जाएगा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बाई 2। ये आएगा एफ नेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे हमें याद रखना है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय ये एफ नेट आएगा 2f कॉस थीटा। अगर ये वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आएगी डायरेक्ट थीटा, या अल्फा की वैल्यू जो डायरेक्ट आएगी वो आएगी अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। कुल मिला के हमें याद रखना है 2 फार्मूले हैं। एंगल को आधा कर देना है, जब 2 फोर्स इक्वल होते हैं एंगल जो भी एंगल रहेगा उनके बीच में वो आधा हो जाएगा। और नेट निकालने के लिए 2f cos थीटा बाई 2। मैं यहाँ वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा फार्मूले से तो हमें अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 मिलेगा। ये हम लोगों ने 11th में वेक्टर में पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें इसे याद रखना है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC, इसके तीनों शीर्षों पर समान आवेश रखे हुए हैं Q Q Q। अब लिखा है अन्य 2 आवेश कारण C पर रखे आवेश पर बल की गणना कीजिए। 2 आवेश जो A और B पर रखे उनके कारण हमें C पर बल निकालना है। तो अब हम जानते हैं कि B के कारण C पर रखे आवेश पे जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश एक जैसे हैं। तो B के कारण C पर बल कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह मान लेते हैं वो बल F है। इसी प्रकार A के कारण C पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, वो भी F, क्योंकि दोनों, और ये मान लेते हैं इक्वल डिस्टेंस A है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 60, ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60, ठीक है, डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो फिर ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षमुख कोण। अब बात करते हैं A के कारण C पर जो रखा आवेश है उस पर बल कितना लगेगा। मान लेते हैं वो F है, तो F कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q। यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो Q इंटू Q तो हो जाएगा Q स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस है तो A स्क्वायर न्यूटन। इतना बल लगेगा इस A के कारण जो C पे आवेश रखा है। इस तरह B पे जो आवेश रखा है उसके बाद C पे इतना ही बल लगेगा। ये दोनों बल इक्वल है। अब इनके बीच में एंगल 60 है। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था एफ नेट निकालने के लिए। अगर 2 बल इक्वल है तो एफ नेट होता है 2f cos थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो 2f cos थीटा बाई 2 होता है cos 60 बाई 2। तो 2f cos 30, तो 2f cos 30 होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा √3f। तो f की वैल्यू हमें पता है, f की वैल्यू हमने निकाला है √3f। तो f नेट कितना जाएगा? f नेट हमारे पास होगा f नेट √3f। तो √3f की वैल्यू हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो ये हो गया f नेट। अब अल्फा की बात करें एंगल की, एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, तो 60/2 मतलब 30 डिग्री। मतलब जो हमारा नेट आएगा वो कहाँ पे आएगा? यहाँ कहीं आएगा, और वो 60 डिग्री एंगल 30 डिग्री एंगल पे होगा। ये होगा एफ नेट इन दोनों के बीच में कहीं पे। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी तरह यहाँ बात करें इस वाले में भी सेकेंड एग्जांपल है, इसमें भी हमें C पे बल निकालना है। तो बल तो उतना ही लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इतना ही बल लगेगा जितना इधर पे बल लगेगा। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इसके कहाँ बल लगेगा? इसके कारण बल लगेगा इधर प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों आवेश एक जैसे प्रतिकर्षण। इस कारण ये माइनस और प्लस आकर्षण लगेगा, ये लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर लगेगा F, इधर भी F लगेगा। अब बात करते हैं ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60 है।
तो इन दोनों बलों के बीच में, इस वाले बल और इस वाले बल के बीच में एंगल कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 180 है, 160 है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, दो बल के बीच में एंगल है 120, F और F, ये दो वेक्टर है, इनके बीच में 120 डिग्री एंगल है। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, F नेट, अभी हमने पढ़ा था 2F cos थीटा बाई 2, तो 2F cos 120 बाई 2, तो हो जाएगा 2F cos 60, तो 2F cos 60 होता है 1/2, तो ये आएगा F की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए। मतलब इनका जो नेट आएगा, ये परिणामी आएगा, वो इतना ही आएगा और यहाँ कहीं जाएगा वो, अब वो कितना होगा, वो होगा F ही होगा ये वैल्यू। और डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 120/2, मतलब 60 डिग्री, मतलब ये यहाँ से कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये इनका रिजल्टेंट होगा और डायरेक्शन ये होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हमें अगर थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ आता है और वेक्टर का जो मैंने तुम लोगों को बताया अभी, सम कैसे करते हैं और जो वैल्यू कैसे पुट करते हैं, उससे हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई टफ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन ही है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। अब हमें दो प्रोटॉनों के बीच में हमें बल की गणना करनी है, तो दो प्रोटॉन है तो उन पे आवेश भी इक्वल होगा, तो आवेश जो है Q1 Q2 की वैल्यू इक्वल होगी, और Q1 Q2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता ही प्रोटॉन पे होता है, तो वो 1.6 × 10⁻19 कूलम इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही प्रोटॉन पे होगा, लेकिन प्लस का होगा। तो इनके बीच की दूरी हमें गिवन है क्वेश्चन में 4.0 × 10⁻15 मीटर। अब इनके बीच में बल निकालना है, तो कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू भी इतनी ही होगी, और इनके बीच की दूरी कितनी है 4.0 × 10⁻15 मीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें अगर अपन, तो क्या मिलेगा, 9 × 10 पावर को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ रहा है -29, क्योंकि -38 उसमें से 9 गए तो -29 इंटू 1.6 इंटू 10 है, 1.6 इंटू 1.6, ये दोनों नीचे स्क्वायर कर देंगे, 16 इंटू 10⁻⁻30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 16 से जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है 14.4 न्यूटन। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा इधर 0.1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा 14.1 न्यूटन फोर्स जो आने वाला है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना फोर्स लगेगा, इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में इतना बल लगेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इस पे ए पर स्थित आवेश पर परिणामी बल एवं दिशा ज्ञात करनी है। बाकी दो आवेश के कारण ए पर जो आवेश रखा है वो रखा है 5 माइक्रो कूलम। तो इनको हमें सभी आवेशों को कूलम में बदलना पड़ेगा। ये मान लेते हैं ये है Q1, ये Q2 और ये Q3 आवेश है। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 हो गया 10 माइक्रो कूलम, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6। Q2 कितना है, Q2 है 5 माइक्रो कूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q3 कितना है, Q3 है -10 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब हमें ए पर बल निकालना है, तो ए पर बल निकालने के लिए हम डायग्राम बना ले रहे हैं। ए पे बल निकालना है BC, ये ए है, ए पे हमें बल निकालना है, तो देख लेते हैं। तो बी के कारण ए पे बल कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, ये डायरेक्शन इधर लगेगी बल। इसी तरह ये मान लेते हैं ये F1 है। इसी तरह सी के कारण ए पे बल कहाँ लगेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनमें आकर्षण बल लगेगा, इधर लगेगा। ये 60 डिग्री एंगल है, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ दिया नहीं है तो हम 60 डिग्री मान लेते हैं, तो ये F2 हो गया। और ये एंगल कितना जाएगा 120 डिग्री।
तो अब बात करें F1 की। F1 क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम है, इसका इस पे जितना बल लगेगा उतना इसका बस क्या है, अपोजिट है। इस वजह से F1 F2 की वैल्यू तो सेम होगी। F1 F2 की वैल्यू क्या है, सेम है। और वो कितनी होगी, वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू ले लेते हैं अपन, Q1 की वैल्यू लेते हैं 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁶। और Q2 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁶ इस अपॉन R²। अब R की वैल्यू की बात करें तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में तो कुछ गिवन नहीं है, हम ले रहे हैं यहाँ पे R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर लेके कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर मतलब R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो इसको 5/10 मीटर में कर लेंगे, 100 कर लेंगे तो 0.5 मीटर, तो 0.05 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 180 न्यूटन। सॉल्व कर लेंगे तो ये 180 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब ये भी 180, वो ये भी 180। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, F1 F2 की वैल्यू 180। और अभी हम लोगों ने बात की थी एंगल के बारे में, ये F नेट कैसे निकालते हैं। F नेट होता है फार्मूला 2F cos θ/2, तो 2F cos 120/2, तो 2F ये जाएगा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा F। तो F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू हमारे पास है 180 न्यूटन। इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 180 न्यूटन। और अगर हम एंगल की बात करें तो वो आएगा θ/2, तो θ 120/2, तो ये आएगा 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आएगा। तो इनका रिजल्टेंट जो आया है, ए पर जो फोर्स आया है वो कितना आया है, 180 न्यूटन आया है, 180 न्यूटन 60, और एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 60 डिग्री कहीं से भी हो सकता है, ये ए से हम F1 से बोल सकते हैं 60 डिग्री, या फिर सी है ना, या F2 से 60 डिग्री, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन रिजल्टेंट कितना है, F की वैल्यू कितनी है 180 न्यूटन। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है, परिणामी बल कितना है 180 न्यूटन, और दिशा क्या है 60 डिग्री एंगल। ठीक है, किसी के साथ ले सकते हैं, F1 के साथ ले सकते हैं या F2 के साथ ले सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड share this video. Thank you very much.